जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन से अपनी तैयारी में जुड़े होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इस बार जो इसके पहले वीडियो आया था ठीक उसी के आगे का है, तो हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको पढ़ा है। तो पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके अंतर्गत कि किन किन मतलब किसके द्वारा स्थलाकृतियाँ जो हैं ये बनती हैं। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृति होती है। स्थलाकृति मतलब ज़मीन पर कोई आकृति बनती है वो है मतलब। और कारकों में आपका जल हो जाएगा ना, भूमिगत जल हो जाएगा या फिर सागरीय जल हो जाएगा या हिमनद हो जाएगा। तो इनके द्वारा पृथ्वी पर या फिर धरातल पर जो अलग अलग आकृति बनती है, तो वही स्थल पर बनी हुई जो आकृति होती है उसी को ही स्थलाकृति कहते हैं। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उनमें आप देखेंगे कि एक उत्सुत कुआं हो गया, गीजर, घोलरंध, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलीय, कंदरा, ठीक है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लैपिस। तो ये जो अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति होती है। और ये इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक उत्सुत कुआं जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे सर्प हो गया, वेला चली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, ठीक, टोम्बोलो। तो ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये सागरीय जल द्वारा निर्मित होती हैं। इसके आगे हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जैसे सर्क हो गया, टॉर्न हो गया, अरेट हो गया, हॉर्न, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम, एस्कर। तो ये जो स्थलाकृति हैं ये हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती हैं। नोट, ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो ड्रमलिन का निर्माण होता है ये हिमनद द्वारा होता है। और ड्रमलिन मतलब कलेक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, समूह में मिलते हैं, और इसी कारण इन्हें अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, क्लियर। अब नेक्स्ट पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखेंगे। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में ज्यूगेन हो गया, यार्डंग हो गया, इनसेलबर्ग हो गया, छत्रक हो गया, प्लाया हो गया, लैगून हो गया, बरखान, लोयस और पेडिप्लेन। तो ये जो स्थलाकृति हैं ये पवन द्वारा निर्मित होती हैं या हवा द्वारा निर्मित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है समुद्र तरंग द्वारा निर्मित कौन सी स्थलाकृति होती है। तो समुद्री भृगु का निर्माण होता है, बुझिया का निर्माण होता है, लैगून झील, रिया तट, ठीक, मतलब भारत का जो पश्चिमी तट है वो रिया तट है। स्टैक हो गया, डालमेशियन हो गया। डालमेशियन का एग्जाम्पल क्या है, यूगोस्लाविया का तट। तो ये जो स्थलाकृति हैं ये समुद्र द्वारा बनती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखा, पवन, हिमनद, सागर और भूमिगत जल। तो ये कारक हो गए और इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि वी आकार की घाटी नदी से बनती है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि वी आकार की घाटी कैसे बनती है, तो आप बता सकते हैं कि जो वी आकार की घाटी है वो नदी के द्वारा बनती है। और एक और यहाँ से एक शब्द लिखा हुआ गार्ज। तो गार्ज का निर्माण जो है नदी की युवा अवस्था में होता है। ये लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी या मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ठीक, लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ एवं मोरेन जो हैं ये कहाँ बनते हैं, ये हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार के घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा तीव्र ढाल होते हैं। अब यू बना के देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा कि इनके जो तल होते हैं वो चौड़े होते हैं व जो किनारे होते हैं चिकने और तीव्र ढाल, यहाँ से देख रहे हैं ये होते हैं। जल निर्गम छिद्र मतलब सिंक होल, ये क्या है भाई, तो देखते हैं। तो जल निर्गम छिद्र और कास्ट मैदान चूना ना, कास्ट मैदान और जल निर्गम छिद्र चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। इसके बाद मरु टिब्बा, ठीक, मरु टिब्बा ये क्या है देखते हैं।
तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं क्या, मरु टिब्बा। जब राजस्थान वगैरह में जहाँ रेत पाई जाती है वहाँ जब हवा चलती है तो रेत एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक, तो टीले बन जाते हैं, तो उन्हीं को मरु टिब्बा कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हुई होती हैं उन्हें बरखान कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं मेनली इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री रेखा पर होती हैं उन्हें फियोर्ड कहते हैं, है ना। फियोर्ड तट, फियोर्ड क्या होता है कि बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है और जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। सर्क जो होते हैं गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती हैं। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। और इसके बाद सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चौड़ी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में क्या है, हॉर्न है, मतलब हार्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें अरेत कहते हैं, मतलब तीक्ष्ण कटक। इन पर चढ़ना क्या होता है, एकदम असंभव होता है। अब सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। सागर का जल तट से टकराता है तो विभिन्न स्थलाकृति बनाता है, देखते कौन कौन से। तो उसी में पहला है फियर्ड तट। तो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है और इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। तो इनमें फियर्ड तट में आपको एग्जाम्पल तो ज़रूर याद होना चाहिए, जैसे नॉर्वे का तट जो है वो फियर्ड तट का एग्जाम्पल है। रिया तट क्या होता है, तो नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी जो गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का एग्जाम्पल है। इसके बाद हैफा तट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो हैफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित जो तट होता है उसे हैफा तट कहते हैं। इस पर रोदिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। अब यूरोप का जो बाल्टिक तट है वो हैफा तट का अच्छा एग्जाम्पल है। डालमेशियन तट क्या होता है, तो समानांतर पर्वत कटकों वाले तटों के ढसाव से डालमेशियन तट का निर्माण होता है। युगोस्लाविया का डालमेशियन तट इसी का एग्जाम्पल है। तो बाल्टिक तट हैफा तट का एग्जाम्पल है और युगोस्लाविया का वो डालमेशियन तट का उदाहरण है, ठीक। इसके बाद निर्गत समुद्र तट की बात करते हैं। तो स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट जो है वो निर्गत तट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर समुद्र के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं समुद्र के तट पर, समुद्र के तट रेखा पर आपने देखा, और एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने। अब चलते हैं स्थल पर वन भी पाए जाते हैं, तो एक छोटी सी जानकारी वन के भी बारे में कर लेते हैं। तो वनों के कुछ प्रकार होते हैं, देखते हैं। जैसे वन में प्रकार होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं। अब नाम से देखिए स्पष्ट है, सदाबहार वन मतलब साल के 12 महीने सदाबहार रहेंगे, खिले रहेंगे, पत्तियाँ रहेंगी। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं, अब भाई साल भर खिले रहने के लिए उन्हें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी भी चाहिए। तो पानी कहाँ रहेगा, जहाँ गर्म एरिया रहेगा, यानी सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेंगी, और वो क्षेत्र मिलता है आपका विषुवत रेखा के आसपास, ठीक। तो इस प्रकार के वन विषुवत रेखा पर ही पाए जाएंगे, क्लियर। तो इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती हैं, चौड़ी होती है। नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, तो ये अब भाई 200 वाले में तो सदाबहार होता है, तो उससे कम पे आ जाइए। तो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले ये वन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में जैसे साल हो गया, सागवन हो गया, बांस, ये इसी वन में पाए जाते हैं। इसके बाद विषुवतरेखीय वन, तो इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है, जैसे जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। अब टाइगा वन क्या है कि ये सदाबहार वन है और इन वन के वृक्ष की जो पत्तियाँ होती हैं नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन क्या होता है, बर्फ़ से ढका रहता है और गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन, तो यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो वनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले ली आप लोगों ने। इसके बाद घास के मैदान के बारे में भी देख लेते हैं, और घास के मैदान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन है, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाएंगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमियों की बात करते हैं, तो अलग अलग देशों में ना इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंपोज जो है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानोस जो है वेनेजुएला व कोलंबिया में पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, इन्हें निम्न नाम से मतलब इनके भी कई नाम होते हैं जो अलग अलग देशों में। प्रेरी जो होते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के घास के मैदान को बोलते हैं। पंपास जो होते हैं वो अर्जेंटीना के घास के मैदान को बोलते हैं। वेल्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलते हैं, वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास। स्टेपी एशिया, यूक्रेन हो गया, रूस और चीन के मंचूरिया प्रदेश, तो इनको बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास, और घास के मैदान को किस देश में किन नामों से जाना जाता है। तो जो हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल टॉपिक पढ़ रहे थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे, ज्वालामुखी से लेके भूकंप और वन, और आप लोगों ने कई स्थलाकृतियाँ देखा, तो सब कुछ आज की वीडियो में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ठीक, तो स्थलमंडल जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई का भी ध्यान रखिए।